Assalamu alaikum. Today we are going to start the Unit 1 Part 2 Assessment of the Musculoskeletal System जिसमें हमारे पास बोन्स इंक्लूड है, मसल्स है, जॉइंट्स है, टेंडन्स है, लिगामेंट्स है और ये सारा मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं जिनका बेसिकली फंक्शंस होता है बॉडी को सपोर्ट करना, मूवमेंट देना बॉडी को और जितनी भी वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना। और हम इनकी असेसमेंट क्यों करते हैं कि इनकी मोबिलिटी को एवेल्युएट करें, उनकी स्ट्रेंथ को, पोस्चर को, जॉइंट के फंक्शन को देखें और इसके अलावा कोई इंजरीज हुई है या फिर कोई डिफॉर्मिटी या कोई डिजीज लाइक अर्थराइटिस हो गया, फ्रैक्चर्स या फिर ओस्टियोपोरोसिस एंड एटसेट्रा एंड मेनी मोर, तो उनकी डिटेक्शन के लिए हम इनकी असेसमेंट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड बाय द नेम ऑफ अल्लाह, जिसमें फर्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले हम इस सिस्टम की एनाटॉमी देखेंगे, उसके नॉर्मल फंक्शंस को लर्न करेंगे। देन उसके बाद मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की असेसमेंट के लिए पेशेंट से कौन सा सब्जेक्टिव डेटा कलेक्ट करना है और पेशेंट से उसकी हेल्थ हिस्ट्री कैसे लेनी है, कौन से क्वेश्चंस में पूछना है, उसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम के फंक्शंस को असेस करेंगे, जिसमें हमारे पास मसल स्ट्रेंथ, उसकी सिमेट्री, साइज, कॉन्टूर, रेंज ऑफ मोशंस और उसके कैरेक्टरिस्टिक को असेस करेंगे, मीन्स एग्जामिन करेंगे। और फिर सारा डाटा कलेक्ट होने के बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप उसकी डॉक्यूमेंटेशन करेंगे। और एट द एंड एज के साथ साथ इस सिस्टम में कौन कौन सी चेंजेस आती है उनको भी हम लर्न करेंगे। So here in the first slide the skeleton is given and also the axial and appendicular skeleton bone names are mentioned. So आपने ये सारे bones के names आपने learn करने हैं. As you are doing a professional study or being a nurse, this thing never ever suits you that you pronounce like a leg के bone, arm के bone, बल्कि you should must know about the bone name and their location. क्योंकि लेग में भी तो फिर दो बोन्स होते हैं ना, लाइक टिबिया एंड फेबुला हो गया, एंड एज वेल एज इन आर्म्स में अल्ना है, रेडियस है, इसी तरह हैंड्स में भी। इनके नेम्स आपको मस्ट पता होने चाहिए, ठीक है। नाउ मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम कंसिस्ट ऑफ व्हाट, इस सिस्टम में क्या क्या चीज़ें इंक्लूडेड है। ये सारे मिलकर एक सिस्टम बनाते हैं, बॉडी को एक फ्रेम वर्क प्रोवाइड करते हैं, बॉडी को मूवमेंट देते हैं। जिसमें फर्स्ट है बोन्स। Children have a 270 bones, about 270, right? At birth. फिर इनमें कुछ बोन्स जो है वो फ्यूज हो जाते हैं, फ्यूज टुगेदर, और ग्रोथ के साथ साथ इट बिकम्स 206 इन टोटल। और इनका फंक्शंस क्या है, वही बात, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना, सपोर्ट देना, प्रोटेक्शन करना, लाइक जिस तरह से रिब्स और स्टर्नम प्रोटेक्शन करते हैं लंग्स की, हार्ट की, और इसके अलावा पेल्विक बोन भी। देन इसके बाद है जॉइंट्स। जॉइंट जो है वो एक अटैचमेंट पॉइंट है जहाँ टू और मोर देन टू बोन्स मीट और मूवमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी में फिर हेल्प आउट करती है। और फिर इसमें भी टाइप्स है। देन इसके बाद है कार्टिलेज। कार्टिलेज जो कि कनेक्टिव टिश्यू से बना होता है और बोन की जो एंड्स है उसको कवर करता है, मीन्स फ्रैक्शन से प्रिवेंट करता है। और इसके बाद है मसल्स which is about 660 in number, और ये मेजरली रिस्पॉन्सिबल है बॉडी मूवमेंट के लिए और बॉडी को पोस्चर देना। इसके अलावा लिगामेंट्स जो कि फाइब्रस बैंड्स होती है और ये बोन टू बोन कनेक्शन करती है। और इसके अलावा टेंडन्स, और इसका फंक्शंस क्या होता है कि ये मसल को बोन के साथ कनेक्ट करती है। ये सारे एंटिटीज और इनका कलेक्टिव वर्क ही एक सिस्टम बनाता है जिस इज कॉल्ड मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम। यहाँ इनकी लोकेशन को मार्क किया गया है जो कि हम नीचे डिटेल से इसे फिर स्टडी करेंगे। अच्छा, अब स्ट्रक्चर की बेस पर बोन्स के कुछ टाइप्स हैं, जिसमें फर्स्ट है शॉर्ट बोन्स जो कि स्मॉल और क्यूब शेप्ड होती है, जिनमें टार्सल जो कि एंकल का बोन इंक्लूड है, इसके अलावा कार्पल्स जो रिस्ट का बोन होता है वो भी। दूसरा है लॉन्ग बोन्स, एज यू कैन सी हियर दे आर लॉन्गर देन वाइडर,
जिनमें फीमर, टिबिया, ह्यूमरस जो कि आर्म में प्रेजेंट है और रेडियस ये इंक्लूड है। सो ये बॉडी को मोबिलिटी के साथ साथ बॉडी वेट को भी सपोर्ट करती है। इसके अलावा थर्ड है फ्लैट बोन्स। सो ये थिन और फ्लैट और यूजुअली कर्व्ड शेप होती है, जिनमें स्टर्नम जो कि चेस्ट बोन, स्कल और स्कैपुला जो कि शोल्डर ब्लेड भी है ये इंक्लूड है इसमें। फोर्थ हमारे पास है इरेगुलर बोन्स। इनकी जो शेप है ये थोड़ी कम्प्लेक्स होती है, थोड़ी क्या बहुत कम्प्लेक्स होती है। सो इस वजह से इनको इरेगुलर बोन्स की कैटेगरी में रखा गया इन सबसे अलग, जिसमें वर्टिब्रिया, मीन स्पाइनल और फेशियल और पेल्विक बोन इंक्लूड है, एज यू कैन सी हियर। सो ये सारा स्ट्रक्चर की बेस पर ही बोन्स को क्लासिफाई किया गया है। अब जॉइंट्स क्या चीज़ है? जॉइंट जो कि टू और मोर बोन्स को कनेक्ट रखने की एबिलिटी रखते हैं, और इनके फिर थ्री टाइप्स हैं, जिसमें फर्स्ट है साइनोवियल जॉइंट जो कि मोस्ट मूवेबल जॉइंट है इन द बॉडी, और इसमें साइनोवियल फ्लूइड प्रेजेंट होता है कि मूवमेंट जो है वो स्मूथली हो। और इनकी टाइप्स कौन कौन सी है? शोल्डर एंड हिप, जिनको बाल एंड सॉकेट जॉइंट भी कहते हैं, जो कि फ्रीली मूवमेंट करता है। और नी और एल्बो, हियर द हिंज जॉइंट इज प्रेजेंट एंड इट वर्क्स लाइक अ डोर। और एंड में रिस्ट और एंकल, हियर द ग्लाइडिंग जॉइंट्स आर प्रेजेंट। इसकी दूसरी टाइप्स है कार्टिलेजिनस जॉइंट, मीन्स जो बोन्स है वो थ्रू कार्टिलेज एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, और इन बोन्स को जो है बहुत लिमिटेड मूवमेंट जो है वो अलो करते हैं, जिनमें फर्स्ट है वर्टिब्राe जो स्पाइन में प्रेजेंट है, और सिम्फाइसिस प्यूबिस जो कि छोटा सा जो है जॉइंट है जो कि पेल्विक के फ्रंट में ही प्रेजेंट होता है। और इसकी थर्ड टाइप है फाइब्रस जॉइंट्स है, जिसे इमूवेबल स्टिचर भी कहते हैं। इसमें जो बोन्स होती है वो एक दूसरे के साथ टाइटली पैक्ड होते हैं, टाइटली एक दूसरे के साथ कनेक्ट और अटैच होते हैं, और इसमें कोई भी मूवमेंट नहीं होती। एज यू कैन सी हियर, ये जो स्टिचर्स जो होते हैं स्कल में, बेबीज में ये टाइटली अटैच नहीं होते, बट एज वी ग्रो ओल्डर, सो ये बोन्स जो है वो एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाती है और टाइटली पैक्ड हो जाती है, और स्कल को जो है वो एक स्ट्रॉन्ग और हार्ड स्ट्रक्चर देती है, एंड दे बिकम्स इमूवेबल। नाउ व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन द लिगामेंट्स एंड टेंडन्स? द फर्स्ट थिंग इज कि दोनों जो है वो कनेक्टिव टिश्यू से बने होते हैं, लेकिन जो लिगामेंट्स होती है वो स्ट्रॉन्ग और डेंस फाइब्रस टिश्यू से बने होते हैं, जबकि टेंडन्स जो होते हैं दीज आर बेसिकली द बैंड्स ऑफ द फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू। इसके अलावा जो लिगामेंट है ये बोन को बोन के साथ ही कनेक्ट करता है एट द जॉइंट्स, मीन्स जो लिगामेंट होते हैं वो हमेशा जॉइंट के लेवल पर ही प्रेजेंट होते हैं। जॉइंट ही क्यों? क्योंकि जॉइंट वो पॉइंट है जहाँ दो बोन्स या फिर दो से ज़्यादा बोन्स एक दूसरे के साथ कनेक्ट होती है। सो ये जो लिगामेंट्स होती है ये अराउंड द जॉइंट प्रेजेंट होती है कि बोन को जो है वो होल्ड कर सके, कहीं उसकी ओवर मूवमेंट ना हो। जॉइंट को भी सपोर्ट करता है कि बोन जो है वो ज़्यादा स्लिप ना हो जाए ड्यूरिंग मूवमेंट। सो बेसिकली लिगामेंट्स का फंक्शन ही ये है कि ये जो है बोन टू बोन कनेक्शन करता है एट द जॉइंट लेवल, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल लाइक नी लिगामेंट हो गया, एंकल लिगामेंट हो गया। इसके अलावा जो टेंडन्स है इसका फंक्शन है बोन को मसल के साथ कनेक्ट करना। अच्छा, होता क्या है कि ये मूवमेंट की प्रोडक्शन बेसिकली होती है मसल्स में, क्योंकि मसल्स ही कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं। सो ये जो फोर्स ऑफ मूवमेंट प्रोड्यूस हुई है मसल्स में, ये थ्रू टेंडन जो है वो ट्रांसमिट होती है बोन में, और फिर बोन्स बोन्स की कनेक्टिंग पॉइंट्स पे जॉइंट्स भी तो प्रेजेंट होते हैं, सो वो भी मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं। इसके अलावा जो लेगामेंट है ये कोई मूवमेंट प्रोड्यूस नहीं करता, ये जो है बोन को सपोर्ट करता है ड्यूरिंग मूवमेंट, बोन को गाइड करता है कहीं वो ओवर मूवमेंट ना हो जाए, जो उसका अपना रेंज ऑफ मोशंस है कहीं उससे एक्सेस ना हो जाए। सो बेसिकली द लिगामेंट्स अलाउ द नॉर्मल रेंज ऑफ मोशन, और जो टेंडन है वो मसल टू बोन कनेक्शन करता है। लाइक फॉर एग्जांपल जो बाइसेप टेंडन हो गया, एकाइलिस टेंडन हो गया। एकाइलिस टेंडन जो है
वो जो काफ के मसल्स है वो हील बोन के साथ कनेक्ट करते हैं. सो दैट्स द डिफरेंस बिटवीन द टेंडन्स एंड लिगामेंट्स. देन इसके बाद है मसल्स. और अबाउट 660 मसल्स आर प्रेजेंट इन द बॉडी, जो कि 40 to 50% टोटल बॉडी वेट ये प्रोड्यूस करते हैं. और इसी की वजह से ही मूवमेंट प्रोड्यूस होते हैं, क्योंकि यही मसल जब कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स होते हैं, सो दे प्रोड्यूस द मूवमेंट. एंड देयर आर 3 टाइप्स ऑफ मसल्स. द फर्स्ट इज द स्केलेटल मसल्स, जो कि वॉलंटरी होते हैं, मीन्स जो आपके कंट्रोल में होते हैं, आपके विश में होते हैं. और ये मसल्स जो है वो बोन के साथ अटैच होते हैं. एंड यू कैन कंट्रोल दैम लाइक मूविंग योर आर्म, योर लेग. इसके अलावा इसकी सेकंड टाइप होती है स्मूथ मसल्स, और ये जो है ऑर्गन में प्रेजेंट होते हैं, लाइक स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स. फूड को, ब्लड को जो है मूवमेंट में हेल्प आउट करते हैं. और दीज मसल्स आर इनवॉलंटरी, यू कैन नॉट कंट्रोल देम कॉन्शियसली. इसके अलावा इसकी थर्ड टाइप है कार्डियक मसल्स, एंड दे आर स्पेसिफिकली फाउंड इन द हार्ट. एंड दीज मसल्स आर ऑल्सो इनवॉलंटरी, जो कि ऑटोमेटिकली काम करते हैं. देन है, अब जो मसल्स हमारे स्केलेटन के साथ अटैच होते हैं, सो दे प्रोड्यूस द फॉलोइंग मूवमेंट्स, जिनमें एज यू कैन सी हियर फ्लेक्शन है, मीन्स बेंडिंग करना. जब आप आर्म को स्ट्रेट करते हैं, दिस कॉल्ड एक्सटेंशन. और अपने हैंड को सेंट्रल एक्सिस से दूर ले जाना, दिस इज कॉल्ड एबडक्शन. और वापस सेंट्रल एक्सिस के करीब ले आना, दिस इज कॉल्ड एडक्शन. हाथ को सीधा करना, सुपिनेशन, दिस इज कॉल्ड प्रोनेशन. फिर एट द लेवल ऑफ शोल्डर पूरे हाथ को सर्कुलर मोशन में घुमाना, दिस इज कॉल्ड सर्कमडक्शन. शोल्डर को एलिवेट करना, दिस इज कॉल्ड एलिवेशन. देन वापस अपनी पोजीशन में ले आना, दिस इज कॉल्ड डिप्रेशन. और अपने हेड को अराउंड द सेंट्रल एक्सिस घुमाना, दिस इज कॉल्ड रोटेशन. प्रोट्रैक्शन में आप किसी बॉडी पार्ट को फॉरवर्ड मीन्स आगे की तरफ, इंटीरियरली उसे मूवमेंट देते हैं. फॉर एग्जाम्पल आपका मैंडिबल और जा और अपने शोल्डर्स को आगे की तरफ थोड़ा सा पुश करते हैं, मूविंग फॉरवर्ड. सो दिस इज कॉल्ड द प्रोट्रैक्शन. और जो रिट्रैक्शंस हैं, जब आप बॉडी पार्ट को और वी कैन से जा या फिर मैंडिबल को और शोल्डर को बैकवर्ड मूवमेंट करते हैं और यू मूव इट पोस्टीरियरली, लाइक पुल बैक योर जा. सो दिस इज कॉल्ड द रिट्रैक्शन. इसके अलावा इनवर्जन और ईवर्जन जो है वो फुट की मूवमेंट है. इन्वर्जन में क्या होता है, जब आप अपने फुट के सोल को इनवर्ड की तरफ टर्न करते हैं, सो दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन. आप उसे मीडियली टर्न करते हैं, ऐसे कि आपका जो एक फुट है ना दूसरे फुट को जो है वो फेस करता है. सो दिस इज कॉल्ड इन्वर्जन. जबकि ईवर्जन में आप फुट के सोल को आउटवर्ड टर्न करते हैं, मीन्स यू टर्न योर सोल लैटरली. सो दिस इज कॉल्ड ईवर्जन. नाउ फंक्शंस ऑफ द बोन्स एंड मसल्स, जिसमें फर्स्ट एंड द प्राइमरी थिंग इज बॉडी को एक शेप देता है, बॉडी को एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, बॉडी को एक फ्रेमवर्क देता है. अगर बॉडी को विदाउट बोन कंसिडर भी करे, सो दिस इज समथिंग इम्पॉसिबल दैट द बॉडी वुड सिट और स्टैंड अपराइट. फिर तो बॉडी कोलैप्स ही रहती. इसके अलावा प्रोटेक्शंस टू द वाइटल ऑर्गन्स, आपके वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्शन देता है, लाइक फॉर एग्जांपल जो आपका स्कल है, इट प्रोटेक्ट द ब्रेन फ्रॉम द डायरेक्ट इंजरी. इसके अलावा जो आपका रिब केज है वो एक शील्ड है, जो आपको आपके लंग्स को, आपके हार्ट को प्रोटेक्ट करता है. देन है प्रोडक्शंस ऑफ द ब्लड सेल्स. बोन मैरो जो कि सर्टन बोन्स में प्रेजेंट होता है, वो ब्लड सेल की प्रोडक्शन करता है, लाइक आपके रेड ब्लड सेल्स हो गए, वाइट ब्लड सेल्स हो गया, आपके प्लेटलेट्स. एंड दिस इज कॉल्ड द हेमेटोपियोसिस. इसके अलावा मसल जो है वो स्टेबलाइज करता है जॉइंट्स को, मींस जो मसल्स है वो अराउंड द जॉइंट प्रेजेंट होते हैं, और वो है स्टेबलाइज करता है जॉइंट्स को और उसके मूवमेंट को, लाइक कहीं ओवर मूवमेंट ना हो जाए, डिसलोकेशन ना हो जाए. सो उसे अपनी ही जगह पे होल्ड रखता है और उसकी स्टेबिलिटी को मेंटेन रखता है. इसके अलावा मेंटेन अ पोस्चर, आपकी बॉडी को पोस्चर देता है. जो कोर मसल्स है, इसके अलावा जो स्पाइनल अलाइनमेंट है, इट कीप्स द बॉडी अपराइट वेदर यू आर सिटिंग और स्टैंडिंग.
और लास्ट इज अलाउ मूवमेंट्स। मसल्स और बोन्स की कोऑर्डिनेशन के साथ ही मूवमेंट जो है वो क्रिएट होती है और इसी की वजह से हम कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं लाइक ब्रीथिंग, swallowing, रनिंग, चीविंग, क्लाइंबिंग एंड एक्सेट्रा। तो अब मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम की असेसमेंट के लिए हम दो मेन स्टेप जो है वो फॉलो करते हैं, जिसमें फर्स्ट है हिस्ट्री लेना। मीन्स इसमें पेशेंट की आप सब्जेक्टिव जितना भी डेटा होता है वो कलेक्ट करते हैं, उसका बैकग्राउंड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो लेते हैं पेशेंट से। देन उसका जनरल मीन्स कहीं कोई स्टिफनेस, पेन वगैरह बोन में, इसके अलावा कहीं कोई स्वेलिंग तो नहीं हुई, डिफॉर्मिटी तो नहीं है, वो चेक करते हैं। पास्ट मेडिकल हिस्ट्री का पूछते हैं उससे, मीन्स कहीं पास्ट में कोई सर्जरी वगैरह, कोई बोन फ्रैक्चर पहले तो नहीं हुआ, या या फिर बोन की कोई डिजीज लाइक अर्थराइटिस वगैरह। इसके अलावा फैमिली हिस्ट्री, मीन्स ऐसी कोई हेरिडिटी, कोई डिसऑर्डर जो फैमिली में रन हो रही हो लाइक अर्थराइटिस या फिर ओस्टियोपोरोसिस। इसके अलावा हैबिट्स, पेशेंट की ऑक्यूपेशन क्या है, उसकी डेली एक्टिविटीज़, उसका एक्सरसाइज वगैरह, उसकी डाइट कैसी है। सेकंड है उसका फिजिकल एग्जामिनेशन। अब सारा सब्जेक्टिव डेटा लेने के बाद सेकंड पे आते हैं फिजिकल एग्जामिनेशन, जिनमें आपने बेसिकली दो स्टेप को फॉलो करना है इंस्पेक्शन एंड पल्पेशन में। आपने पेशेंट की फिजिकल एग्जामिनेशन करनी है, जनरल सर्वे, जिसमें आपने पेशेंट की बॉडी का पोस्चर और बॉडी की मूवमेंट वो ऑब्जर्व करना है। इंस्पेक्शन में आपने कोई डिफॉर्मिटी, कोई स्वेलिंग, मसल वेस्टिंग वो चेक करनी है। पल्पेशन में लम्फ वगैरह को चेक करना है। रेंज ऑफ मोशन, इनमें जॉइंट की मूवमेंट को चेक करना है। इसके अलावा कुछ लेगामेंटस टेस्ट भी हैं, ये सारा कुछ हम नीचे डिटेल से आगे पढ़ेंगे, ठीक है, जिनमें उनका मसल स्ट्रेंथ और उसका टोन देखेंगे। और कुछ स्पेशल मैन्यूअर्स मीन्स कुछ स्पेशल टेस्ट है, कुछ कंडीशन देंगे पेशेंट को कि पेशेंट जो है वो मूवमेंट परफॉर्म कर सके। अब वो कौन से इक्विपमेंट्स हैं जो कि ड्यूरिंग असेसमेंट इनका होना हमारे पास लाजमी है, जिसमें फ़र्स्ट है स्किन मार्किंग पेंसिल। और इस पेंसिल के थ्रू अगर हम एग्जामिनेशन कर रहे हो या फिर स्किन की कोई मेजरमेंट, तो स्किन पर कोई स्पेसिफिक एरिया को मार्क करने के लिए यूज़ होती है। इसके बाद सेकंड है गोनियोमीटर, और ये जॉइंट में रेंज ऑफ मोशन को मेजर करने के लिए यूज़ होती है। मींस इसके थ्रू हम जॉइंट की जो है वो फ्लेक्सिबिलिटी को हम असेस कर सकते हैं। इसके अलावा मेजरिंग टैप, इसके थ्रू हम लिम्ब की लेंथ को या फिर मसल के मास को, या फिर अगर एडिमा या फिर स्वेलिंग हुई हो तो उसकी मेजरमेंट कर सकते हैं। और इसके लिए आपने फिर दोनों साइड को जो है वो कंपेयर करना होता है। इसके अलावा रिफ्लेक्स हैमर, इसके थ्रू आप जो डीप टेंडन जो रिफ्लेक्सेस है वो चेक करते हैं, जो नर्व की सप्लाई है वो प्रॉपर हो रही है कि नहीं, और मसल फंक्शंस को चेक करते हैं, ठीक। इसके अलावा स्फेग्मोमैनोमीटर जो कि बीपी अपरेटस, जिसके थ्रू आप ब्लड प्रेशर को मेजर करते हैं। और यहाँ इसे इस सिस्टम में इसलिए यूज़ किया जाता है कि आप अपर लिम्स में या फिर लोअर लिम्स में वॉस्कुलर हेल्थ को आप असेस कर सकें कि प्रॉपर सप्लाई हो रही है कि नहीं। इसके अलावा इस सिस्टम में हम दो टेक्निक्स यूज़ करते हैं, जिसमें फ़र्स्ट है इंस्पेक्शन एंड सेकंड वन इज़ पल्पेशन, और इसको हम ब्रीफली आगे डिस्कस करेंगे। जनरल मस्कुलोस्केलेटल हिस्ट्री हम कैसे लेंगे, जिसमें फ़र्स्ट है आपने पेशेंट से उसके एज रिलेटेड ही आपने क्वेश्चन पूछना है। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर 6 ईयर का बच्चा हो और वो कह रहा है कि मुझे लेग में पेन होता है, तो हो सकता है उसे ग्रोइंग पेन है। इसके ऑपोजिट अगर 70 ईयर्स ओल्ड वो कहे कि मुझे जॉइंट में पेन होता है, सो देन फिर उनमें चांस है कि उसे ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है। सो आपने एज के अकॉर्डिंग ही उससे डिटेल्स लेनी है। इवेल्युएशन में आपने एज को मस्ट कंसिडर करना है। इसके अलावा थोरो सिम्टम्स ऑफ द एनालिसिस लाइक पेन, रेडनेस, स्वेलिंग, स्टिफनेस, जो सिम्टम्स आपको पेशेंट बता रहा है आपने उसी की डिटेल्स लेनी है। लाइक फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं मुझे पेन है, तो आपने पेन की लोकेशन पूछनी है, पेन की ड्यूरेशन पूछनी है कि कब पेन स्टार्ट हुआ, कब वो वर्सन हुआ, एंड आपने ऐसा क्या कुछ मेडिकेशंस लिया, कुछ कहीं किसी मूवमेंट की वजह से,
या फिर रेस्ट की वजह से कब वो रिलीफ हुआ वो पेन। सो इस तरह से आपने जो सिम्टम्स है उसकी एनालिसिस करनी है। देन जॉइंट कंप्लेंट्स, पेशेंट से पूछना है कि आपको कोई जॉइंट पेन होता है, कहीं कोई स्वेलिंग, स्टिफनेस वगैरह। और मस्कुलर कंप्लेंट्स, मसल पेन के बारे में पूछना है, कहीं कोई क्रैम्प्स वगैरह, फटीग। और स्केलेटल कंप्लेंट्स मींस कहीं कोई फ्रैक्चर या फिर डिफॉर्मिटी बोन की, उसके बारे में पूछना है, या फिर कोई बोन डिजीज। इसके अलावा इंजरी में मींस रिसेंटली कोई ट्रामा हुआ है या फिर आप कहीं से गिरे हो, कहीं कोई एक्सीडेंट आपका हुआ है जिसकी वजह से आपको जॉइंट या मसल्स या स्केलेटन में मींस बोन में आपको पेन होता है। और बैक पेन, इसमें भी आपने पेन की लोकेशन कि बेसिकली स्टार्ट हुआ कहाँ से, उसकी सिवेरिटी, और देन क्या वो पेन रेडिएट तो नहीं हुआ। लाइक फॉर एग्जांपल पेशेंट बताते हैं कि पहले मुझे बैक पेन स्टार्ट हुआ एंड देन वो रेडिएट करता हुआ राइट लेग तक वो शिफ्ट हो गया वो पेन। सो इस तरह से आपने ब्रीफली एंड कॉन्साइज हिस्ट्री को कलेक्ट करना है। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द पास्ट मेडिकल हिस्ट्री। अब आपने पेशेंट से लेनी है उसकी हिस्ट्री, उसका सब्जेक्टिव डेटा आपने कलेक्ट करना है। तो फर्स्ट आपने पूछना है उसके मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर या फिर कोई भी प्रोसीजर जो कि पास्ट में कहीं हुआ हो। मीन्स आपको कोई बोन्स की डिजीज वगैरह, या इसके अलावा आपको कहीं फ्रैक्चर हुआ हो, इसके अलावा कोई प्रोसीजर, कोई सर्जरी, कोई भी जॉइंट बोन मसल की कोई इलनेस, उसके बारे में आपने पूछना है पेशेंट से। पास्ट में कहीं रिसेंटली कोई ट्रामा या कोई बोन इंजरी मीन्स कोई फॉल हिस्ट्री हो, या फिर कोई एक्सीडेंट हुआ हो, या कोई बोन इंजरी वगैरह, तो उसके बारे में पूछना है। और डिजास्टर लाइक ऑस्टियोआर्थराइटिस, जिसमें ओवर द टाइम जो है जॉइंट वीक हो जाता है, उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाती है। इसके अलावा रूमेटॉइड अर्थराइटिस जो कि एक ऑटो इम्यून कंडीशन है, इसमें भी जॉइंट की इन्फ्लेमेशन हो जाती है। जनरलाइज एक्स मीन्स कोई ऑन गोइंग बॉडी पेन्स हो, बोन में, मसल्स में, या फिर जॉइंट में कहीं पेन, जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो नॉर्मल लाइफ एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर सकता। इसके अलावा पोलियोथ्राइटिस, पोली मीन्स मेनी एंड अर्थराइटिस मीन्स इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट। सो एक से ज़्यादा जॉइंट में कहीं उसकी इन्फ्लेमेशन हुई हो, तो इन सब के बारे में आपने डिटेल से उसे पूछना है। और अगर ऐसी कोई कंडीशन वो इंडिकेशन दे, तो फिर आपने पेशेंट से पूछना है क्या इसके लिए आप कोई मेडिकेशन यूज़ करते हैं इन डिजास्टर के लिए जो ऊपर बता दिया गया। और उन मेडिकेशन का रिस्पॉन्स आपने पूछना है, कितनी इफेक्टिव है वो मेडिकेशन। मीन्स आपने पेशेंट से पूछना है कि क्या जो आप इन इस कंडीशन के लिए मेडिकेशन ले रहे हैं, क्या उसकी वजह से आपका पेन जो है वो ठीक हो जाता है, या पेन रिलीफ करने के साथ साथ क्या आप फिर आप डेली एक्टिविटीज़ जो है वो इजीली परफॉर्म कर सकते हैं। और जो आप मेडिकेशन ले रहे हैं कितने टाइम से वो ले रहे हैं, सो आपने सारा डेटा कलेक्ट करना है पेशेंट से। इसके अलावा जॉइंट प्रोसीजर और सर्जरी, क्या पेशेंट को पास्ट में कोई जॉइंट इलनेस था या जॉइंट की कोई सर्जरीज वगैरह हुई हो, जॉइंट रिप्लेसमेंट, सो उसके बारे में पूछना है। इसके अलावा मेडिकेशन दैट कैन कॉज द मस्कुलोस्केलेटल इफेक्ट्स, मींस पेशेंट को कोई दूसरी क्रोनिक कंडीशन हो, लाइक डायबिटीज़ हो, थायराइड का कोई इश्यूज हो, जिसके लिए वो मेडिकेशन ले रहा है, और उसकी वजह से उसके मसल्स, उसके जॉइंट, उसके बोन्स जो है वो उसकी हेल्थ को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, तो आपने उसके बारे में पूछना है। लाइक डायूरेटिक्स हो गए जो कि मसल क्रैम्प्स जो है वो काज कर सकते हैं। इसके बाद एंटी इन्फ्लेमेटरीज जो एनसेड्स हैं जो कि जॉइंट पेन के लिए यूज़ होता है, जो ओरल कंट्रासेप्टिव्स है, इन सब को लॉन्ग टर्म यूज़ करने से भी बोन की जो हेल्थ है वो इफ़ेक्ट हो सकती है। और रेप्टोमायोलाइसिस, ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें स्केलेटल मसल्स की ब्रेकडाउन होती है, एंड दिस कैन बी द ड्रग इंड्यूस्ड। एंड द लास्ट इज कोई भी डिजीज जो कि मस्कुलोस्केलेटल सिम्टम्स काज कर सकती है, आपकी बोन्स को, जॉइंट को, आपके मसल को इफेक्ट कर सकती है, लाइक थायराइड हो गया एंड पैराथायरॉयड डिसऑर्डर्स। इन इश्यूज की वजह से भी बोन्स और मसल्स जो है वो वीक हो जाते हैं। इसके अलावा डायबिटीज़, डायबिटिक पेशेंट में भी ओवर द टाइम मसल्स जो है वो वीक हो जाते हैं।
एंड डायबिटीज़ कैन ऑल्सो काज द जॉइंट स्टिफनेस। सो इस तरह से आपने पेशेंट से ब्रीफली डाटा कलेक्ट करना है। फिर आपने पेशेंट से लेनी है फैमिली हिस्ट्री, जो कि एक प्राइमरी काज हो सकता है मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर का, और मोस्ट स्पेसिफिकली इन फर्स्ट क्लास जो रिलेटिव्स हैं। फर्स्ट क्लास रिलेटिव्स में कौन आते हैं? जो आपके सिबलिंग्स हो, मीन्स बहन भाई, उसके पेरेंट्स, और इसके अलावा उसके चिल्ड्रन। उनके बारे में आपने पूछना है क्या इनमें से किसी को कोई जॉइंट बोन मसल्स की कोई डिसऑर्डर वगैरह तो नहीं है। लाइक गोट हो गया। गोट जो है वो एक अर्थराइटिस की टाइप है। इसमें क्या होता है कि जो यूरिक एसिड है उसकी एक्यूमुलेशन हो जाती है, उसका लेवल जो है वो एक्सेस पे हो जाता है ब्लड में। एंड दिस ऑफन रन्स इन फैमिलीज। इसके अलावा ओस्टियोप्रोसिस, जिसमें बोन्स वीक होती है और ब्रिटल होती है, और वेरियस टाइप्स ऑफ अर्थराइटिस। इट कुड बी रूमेटॉइड अर्थराइटिस और ओस्टियोआर्थराइटिस, पोलियोआर्थराइटिस। सो जिनकी जेनेटिक हिस्ट्री में ये सारी डिजीजेस इंक्लूड हो, तो फिर वो हाई रिस्क पर होते हैं कि उनमें भी पॉसिबिलिटी है कि वो अर्थराइटिस लाइक मस्कुलोस्केलेटल डिसऑर्डर हो सकते हैं उन पेशेंट को। अब आपने पेशेंट से उसकी डेली एक्टिविटीज़ के बारे में, उसकी हैबिट्स के बारे में पूछना है कि वो अपनी डेली एक्टिविटीज़ को कैसे परफॉर्म करता है। मीन्स कोई डिफ़िकल्टी तो पेशेंट को नहीं आती, डेली उसका रूटीन क्या है, क्योंकि जो डेली एक्टिविटीज़ होती है वो फिज़िकल फंक्शन को रिफ्लेक्ट करती है, जिसमें फ़र्स्ट है वही चीज़ ड्रग्स एंड हर्बल रेमेडीज़, कुछ सप्लीमेंट्स, कुछ स्टेरॉइड्स वगैरह, या पेन किलर्स तो यूज़ नहीं करते, क्योंकि लॉन्ग टर्म स्टेरॉइड यूज़ करने से भी ओस्टियोपोरोसिस हो सकता है। इसके अलावा हर्बल रेमेडीज़, मतलब जॉइंट पेन के लिए आप कुछ होम रेमेडीज़ तो यूज़ नहीं करते, तो हो सकता है कि जो वो हर्बल रेमेडीज़ यूज़ कर रहा है वो मेडिकेशन के साथ वो इंटरेक्ट कर रहा हो और उसके हीलिंग को इफ़ेक्ट कर रहा हो। इसके अलावा कोई डिवाइसेस, कोई भी असिस्टिंग कोई डिवाइसेस पेशेंट यूज़ कर रहा है फॉर वॉकिंग और फॉर सपोर्टिंग, लाइक क्रचेस, वॉकर्स, प्लेन्स, ऑर्थोटिक्स एंड एक्सेट्रा, जो इसकी मूवमेंट में हेल्प आउट कर रहा हो, उसे सपोर्ट कर रहा हो। इसके अलावा नॉर्मल डेली एक्टिविटीज़ का आपने पूछना है। पेशेंट से आपने पूछना है जो बेसिक टास्क होते हैं डेली के, आप वो कैसे परफॉर्म करते हैं, लाइक कुकिंग वगैरह, वॉकिंग, बाथिंग, क्लोथिंग एंड क्लाइंबिंग स्टेयर्स। उसमें कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं होती। अब अगर पेशेंट कहे कि मैं सीढ़ियों पर नहीं चल सकता, मीन्स क्लाइंबिंग स्टेयर में उसे प्रॉब्लम हो रही हो, तो हो सकता है कि उसे कोई जॉइंट इश्यूज हो। सो इन सारे लिमिटेशंस को आपने अपने इस डेटा में मस्ट कंसिडर करना है। सो फॉर दैट पर्पस हम उसके डेली एक्टिविटीज़ का पूछते हैं पेशेंट से। इसके अलावा ऑक्यूपेशन, सोशल, रिक्रिएशनल, फिजिकल एक्टिविटीज़ का, मीन्स आपने पेशेंट का जॉब, उसकी हॉबीज़, उसका स्पोर्ट्स, उसके बारे में सारा कुछ पूछना है। ये सारी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जिसके लिए रिपीटेटिव मोशन चाहिए, एंड इट कैन कॉज द रेपिटेटिव स्ट्रेस एज वेल ऑन सर्टन बॉडी पार्ट्स। लाइक फॉर एग्जांपल, अब अगर कोई है कि वो टाइपराइटर हो, कंप्यूटर वर्क करता हो या टाइपिंग करता हो, सो फिर उनमें चांसेस है कि उनकी रेस्ट और फिर नेक पेन हो सकता है। इसके अलावा जो हैवी लिफ्टिंग करते हैं, उनमें फिर चांस है कि उनको शोल्डर या फिर बैक स्ट्रेन हो सकता है। जो स्पोर्ट्स में रनिंग करते हो या फुटबॉल, तो इनमें फिर चांसेस है लाइक एंकल और नी स्ट्रेस हो सकता है। और इसके अलावा जो टेलर्स है, उनमें भी नेक टेंशन के चांसेस हो सकते हैं। सो ये सारी जो रेपिटेटिव और जो स्ट्रेसफुल एक्टिविटीज़ हैं, इनकी वजह से भी मसल की डिग्रेडेशन हो सकती है, बैक पेन हो सकता है, इवन द कार्पल टनल सिंड्रोम और मसल स्ट्रेन भी इनको हो सकता है। सो फॉर दैट पर्पस पेशेंट से उसकी ऑक्यूपेशन, उसकी हैबिट्स, उसकी डेली एक्टिविटीज़ का मस्ट पूछा जाता है। अच्छा जी, तो अब है मस्कुलोस्केलेटल असेसमेंट, और उसको करने के लिए एक फार्मूला हम कह सकते हैं जिसमें है G3, M3 एंड J3। मीन्स आपने स्टेप बाय स्टेप इस चीज़ को फॉलो करना है। इसका क्या मतलब है? मीन्स इन तीनों में से आपने तीन तीन चीज़ें नोट करनी है। लाइक G फॉर गेट, गेट में आपने थ्री थिंग्स नोट करनी है।
M for muscles, मसल्स में आपने 3 थिंग्स नोट करनी है एंड सेम इज दैट फॉर द जॉइंट, आपने जॉइंट्स में भी 3 चीज़ें नोट करनी है। और उसके लिए आपने शुरुआत करनी होगी जनरल सर्वे से। और जनरल सर्वे कब स्टार्ट होती है? जैसे ही आपका पेशेंट जो है वो दरवाजे से जैसे इंटर होता है, बस वहाँ से आपकी ऑब्जर्वेशन एंड जनरल सर्वे स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपने पेशेंट की एक क्विक ओवरऑल ऑब्जर्वेशन करनी है। पेशेंट चल कर कैसे आया, उसका गेट नोट करना है, क्या उसके पास कोई सपोर्टिव डिवाइसेस थी जो उसके मूवमेंट में हेल्प आउट कर रही थी, उसके एक्सप्रेशंस को नोट करना है। जो पेन के जो एक्सप्रेशंस है उसके फेस से अंदाज़ा हो जाता है। इसके अलावा कोई भी विजिबल डिफॉर्मिटी, उसका बॉडी बिल्ड थिन है, मस्कुलर है, ओबीस है, और बॉडी की मूवमेंट को, ये सारी चीज़ें आपने पेशेंट की ऑब्जर्व करनी है। जिसमें फर्स्ट है अप गेट, मीन्स हाउ द पेशेंट वॉक्स, उसको नोट करना है। वो स्मूथली वॉक कर रहा है, क्या वो लंगड़ा के आ रहा है। गेट के भी फिर टाइप्स है। इसके अलावा है पोस्चर, मीन्स उसकी स्टैंडिंग पोजीशन, उसकी बॉडी की अलाइनमेंट कैसी है जब वो खड़ा हो जाता है, जब वो बैठा होता है। और इसके अलावा बैलेंस, मीन्स ड्यूरिंग स्टैंडिंग और वॉकिंग क्या वो बॉडी को बैलेंस रख पाता है कि नहीं, या उसे किसी सपोर्ट की मस्त ज़रूरत होती है, तो वो नोट करनी है। इसके अलावा ग्रोस डिफॉर्मिटीज़, ग्रोस डिफॉर्मिटीज़ मतलब कोई भी विजिबल या फिर इजीली नोटिसेबल कोई भी अबनॉर्मलिटी हो, उसके शेप में, उसके स्ट्रक्चर में, उसकी बॉडी पार्ट के किसी अलाइनमेंट में, कोई भी विजिबल जो एबनॉर्मलिटी हो, दिस इज कॉल्ड द gross deformities. This is a gross deformities. Like contracture means जो मसल्स या फिर बोन जो है वो बेंड पोजीशन में ना स्टक हो जाए, दिस इज कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्चर। इसके अलावा बोनी ग्रोथ मीन्स कोई आउट ग्रोथ हुई हो बोन्स की, लाइक दिस इज मोस्टली हैपन इन द ओस्टियोआर्थराइटिस। इसके अलावा अब आ जाते हैं मसल्स पर। आपने देखनी है मसल की सिमेट्री। जब भी बात सिमेट्री की आए तो आपने दो बॉडी पार्ट्स को, बोथ साइड्स को आपने कंपेयर करना है, उसके मास को, साइज को, टोन को, कहीं एट्रोफी तो नहीं हुई। अगर आपको कहीं एसिमेट्री ऑब्जर्व हो, सो दिस कैन बी अ नर्व डैमेज हो सकता है या फिर डिसयूज की वजह से हो सकता है। इसके अलावा मसल स्ट्रेंथ, इसके लिए फिर एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं जिसे हम आके डिस्कस करेंगे, और फिर उसे 0 से 5 तक उसकी ग्रेडिंग्स होती है, तो उसके थ्रू हम उसकी मसल की स्ट्रेंथ चेक करते हैं, उसकी रेजिस्टेंस पावर चेक करते हैं। इसके अलावा नोट करना है कहीं कोई टेंडरनेस, स्वेलिंग, एडिमा तो नहीं है मसल्स में, या स्पाजम्स और मायल्जिया मीन मसल पेन, उसको आपने नोट करना है। इसके बाद आते हैं जॉइंट सिमेट्री, मीन्स बोथ साइड को आपने कंपेयर करना है, कहीं कोई स्वेलिंग, रेडनेस, वार्मनेस, उनको ऑब्जर्व करना है। फिर रेंज ऑफ मोशन देखनी है जॉइंट की। इसमें आपने पेशेंट से कुछ मूवमेंट परफॉर्म करानी है, लाइक फ्लेक्स, एक्सटेंड, कुछ ऐसी मूवमेंट परफॉर्म करनी है, और आपने जॉइंट की जो है रेंज ऑफ मोशन देखनी है। और लिमिटेशंस को चेक करना है, अगर तो पेशेंट परफॉर्म नहीं कर पा रहा हो, वो ज़्यादा एक्सटेंड नहीं कर सकता, फ्लेक्स नहीं कर सकता, या रोटेट नहीं कर पा रहा वो, या इसके अलावा क्रेपिटेशन मीन्स वो क्रैकल सी साउंड जो प्रोड्यूस होती है जॉइंट से, एंड दिस मोस्टली हैपन इन द अर्थराइटिस एज वेल, तो वो नोट करनी है। इसके अलावा जॉइंट पेन, अगर तो पेशेंट बताए कि ये मूवमेंट देने से मुझे पेन होता है, तो आपने लोकेशन का पूछना है, उसकी पेन की किस तरह से नोयत है, डलनेस है, शार्प पेन है, उसका पूछना है, और इस तरह से फिर उसकी फर्दर एवेल्यूएशन करनी है। स्लाइड्स में भी वही सारी बातें दोबारा से एक्सप्लेन की हुई है कि आपने जनरल सर्वे करना है, पेशेंट की कंडीशन को आपने क्विकली ऑब्जर्व करना है ओवरऑल, उसका गेट एंड पोस्चर देखना है, क्या वो बजाते खुद यानी विदाउट सपोर्ट खुद खड़ा रह सकता है, स्टैंडिंग अपराइट, एंड क्या वो बैलेंस कर पा रहा है। इसके अलावा एबनॉर्मल गेट्स वगैरह तो नहीं है,
उसके लिम्बिंग, उसके वॉक को ऑब्जर्व करना है कहीं एबनॉर्मल तो नहीं है। फिर उसमें काफ़ी फर्दर बहुत सारे टाइप्स हैं जो कि आगे डिस्कस किया हुआ है नेक्स्ट स्लाइड्स। इसके अलावा बॉडी की अलाइनमेंट चेक करनी है कि इसका स्पाइन जो है वो स्ट्रेट है और उसके शोल्डर जो है वो उसके प्रॉपर उसके अपने लेवल पर है। कोई डिफॉर्मिटीज़ तो नहीं है इसमें से, लाइक स्कोलियोसिस, लॉर्डोसिस, काइफोसिस, वो सारा ऑब्जर्व करना है। इसके अलावा बॉडी प्रोपोर्शन और साइज मींस इसमें दोनों लिम्ब्स की बोथ साइड्स की आपने सिमेट्री चेक करनी है, दोनों को कंपेयर करना है। इसके अलावा ईज ऑफ मूवमेंट मींस कि वो पेशेंट जब हिल रहा है तो क्या वो स्मूथली मूवमेंट कर रहा है। जब पेशेंट खड़ा होता है या फिर बैठने की पोजीशन पे हो या फिर वो पोस्चर जब चेंज कर रहा हो तो आपने उसको ऑब्जर्व करना है। नाउ इन दिस स्लाइड्स यहाँ कुछ एबनॉर्मल गेट्स जो हैं वो डिस्कस की हुई है, जिसमें फर्स्ट है स्पास्टिक गेट। इसमें क्या एक पेशेंट जो है वो अपने फुट को ड्रैग करता है, उसका जो एक लेग है जो इफेक्टेड होता है वो फ्लेक्स नहीं होता प्रॉपर्ली, सो इसकी वजह से वो उसे ड्रैग करता है ज़मीन पर। और ये गेट जो है वो सेरेब्रल पाल्सी या फिर स्पाइनल कॉर्ड की इंजरी या फिर स्ट्रोक में ये कॉमन है, जिसमें एक साइड पर ना स्पास्टिसिटी हो जाती है, मींस मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है लॉन्ग टाइम के लिए। देन नेक्स्ट है सीजर्स गेट। इस गेट की अपीयरेंस कैसे होती है कि उसका जो लेग है उसकी हिप के लेवल पर फ्लेक्स होता है और जब वो एक स्टेप लेता है तो वो इस दूसरे को क्रॉस करता है, जस्ट लाइक अ सीजर। और ये गेट तब होता है जब थाई के जो मसल्स है वो टाइट हो जाए। और ये गेट भी कॉमन है इन सेरेब्रल पाल्सी। नाउ थर्ड वन इज प्रोपल्सिव गेट, जिसको पार्किंसनिज्म गेट भी कहते हैं। इसमें पेशेंट का जो गेस्चर होता है और पोस्चर वो बहुत स्टिफ होता है, नेक और हेड वो आगे की तरफ झुके हुए होते हैं और वो छोटे छोटे स्टेप लेता है। और ये गेट कॉमन है पार्किंसन डिजीज में। नाउ द फोर्थ वन इज स्टेपेज गेट, जिसमें पेशेंट का जो एक फुट है वो ड्रॉप हो जाता है और इसकी वजह से वो एक लेग को है वो उठा के चलता है कि उसकी टोस की जो है वो ड्रैगिंग ना हो, जस्ट लाइक हैपन इन स्पास्टिक गेट कि वो जो है एक फुट को ड्रैग करके पेशेंट जो है वो स्टेप लेता था। इसके ऑपोजिट जो है वो स्टेपेज गेट है, मींस पेशेंट जो है वो एक लेग उठा के चलता है कि वो टोस की ड्रैगिंग ना हो, क्योंकि उसके जो हिप के मसल्स होते हैं वो वीक हो जाते हैं। और ये गेट कॉमन है इन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में या फिर हिप की डिसलोकेशन में, मींस जिनके कॉन्जेनिटली हिप की डिसलोकेशन हो। और इसके अलावा पेरोनियल नर्व इंजरी में भी होता है। एंड द लास्ट वन इज द वैडलिंग गेट, जिसको डक लाइक वॉक भी कहते हैं, जो कि मोस्टली ये कंडीशन जो है वो मोस्टली कॉन्जेनिटल होती है। तो ऐसे पेशेंट जो है जब वॉक कर रहे होते हैं ना तो उनकी बॉडी स्टेप के साथ ही स्विंग हो रही होती है साइड बाय साइड। और ये गेट भी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में, इसके अलावा जिनकी कॉन्जेनिटल हिप की डिसलोकेशन होती है तो ये गेट उनमें कॉमन है। इसके अलावा भी बहुत सारी गेट्स हैं।